हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त आप लोग जानते हैं कि प्रतिदिन क्विज में हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं और पिछले डे का मेरा क्वेश्चन था कि बताइए अंत्योदय अन्न योजना कार्यक्रम कब शुरू हुआ था। तो यह 2000 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था बाबू? 2000 ईस्वी में। अब 2000 ईस्वी में और क्या क्या हुआ था तो देखिए, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड तीनों राज्य का गठन हुआ था। कब? 2000 ईस्वी में। ठीक, देखिए 1 नवंबर 2000 ईस्वी को किसका छत्तीसगढ़ का स्थापना हुआ था। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ का, 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड का और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का स्थापना हुआ था। इसीलिए प्रतिवर्ष झारखंड का स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। अब 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्म दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 को हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी जन्म कब हुआ था बाबू? 1875 में, 31 अक्टूबर 1875 में। ठीक, चलिए दोस्तों, आज हम लोग घटना चक्र के पॉलिटी के साथ बढ़ते हैं। पॉलिटी के जो भी क्वेश्चन हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? निम्नलिखित में से ध्यान से सुनिएगा, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति मिली थी? तो वह भारतीय परिषद अधिनियम 1892 था। भारतीय कौन सा? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा क्या हुआ था बाबू कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की अनुमति मिली थी। कोई दिक्कत? देखिए, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा दी गई किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909। मार्ले मिंटो सुधार 1909। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। अब मार्ले मिंटो था क्या दोस्त? तो इसमें मार्ले मिंटो सुधार 1909 में पारित हुआ था। उस समय भारत के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड मिंटो। कौन थे? जबकि ब्रिटेन में कौन थे? मार्ले, लॉर्ड मार्ले। तो लॉर्ड मार्ले के सुझाव से ही मिंटो ने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया था यह योजना, यानी लागू किया था। इसलिए इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। यह मार्ले मिंटो सुधार कब पारित हुआ था? 1909 में। इसका क्या है बाबू, आखिर इसको क्यों सांप्रदायिक कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार को सांप्रदायिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि मुस्लिम के लिए, मुस्लिम प्रतिनिधियों के लिए मुस्लिम सदस्य ही क्या कर सकते थे? चुनाव कर सकते थे, यानी मत देने का अधिकार केवल मुस्लिम कैंडिडेट को ही था। ठीक है, और मुस्लिमों को अलग से चुनाव होता था, और जो भी यहाँ पर अदर कास्ट थे यानी हिंदू थे उसके लिए क्या होता था? अदर चुनाव होता था। ठीक, यानी दूसरा हट के, यानी कोई भी मुस्लिम कम्युनिटी का आदमी या मुस्लिम कैंडिडेट वह हिंदू का सदस्य का चुनाव नहीं कर सकता था। मुस्लिम सदस्य, मुस्लिम व्यक्ति मुस्लिम को ही, मुस्लिम प्रतिनिधि को ही वोट देता था। ठीक है, यानी इसके द्वारा मुस्लिम कैंडिडेट मुस्लिम प्रतिनिधि को ही वोट दे सकता था। ठीक है, यही मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में पारित हुआ था। इसमें यही चीज़ था। सुनिए, इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी अलग। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी? तो देखिए, भारत में संघीय न्यायालय की व्यवस्था 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। यानी भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मॉरिस ग्वेयर थे। ठीक है, सर मॉरिस ग्वेयर थे। यानी भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुआ था बाबू? 1 अक्टूबर 1937 को। 1 अक्टूबर
किस अधिनियम से हुआ था? तो 1935 के अधिनियम से। यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम से किसका स्थापना? तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुआ था। ठीक, और कहेगा कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना जब 1937 में हुआ तो इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर मॉरिस ग्वेयर, सर मॉरिस ग्वेयर थे। ठीक है, आइए, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 1937 में। संघीय न्यायालय कब? 1 अक्टूबर 1937 को। 1 अक्टूबर 1937 में भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। मॉरिस ग्वेयर उसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, न्यायाधीश थे, सॉरी, प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे मॉरिस ग्वेयर। और 1935 के अधिनियम से यह इसकी स्थापना 1937 में हुआ था। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था बाबू? तो भारत सरकार अधिनियम यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था को लागू किया गया था। ठीक, अब देखिए, प्रांतों में द्वैध शासन का कब किसके द्वारा लागू किया गया था? तो 1919 के अधिनियम द्वारा। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। कब? 1919 के अधिनियम द्वारा। लेकिन केंद्र में द्वैध शासन के कहेगा ना, तो वह कब? 1935 के अधिनियम के तहत भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया था। आइए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए, 1919 के भारत शासन अधिनियम, जो 1919 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था, तो उसकी मुख्य विशेषता क्या थी? तो अभी बताया मैं कि 1919 के मुख्य विशेषता था कि प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था हुई थी। प्रांतों माने राज्यों में द्वैध शासन की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। 1919 द्वारा, केंद्र में 1935 के द्वारा। ठीक है, राज्यों में यानी प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था 1919 के अधिनियम द्वारा। फिर क्या किया गया? तो केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का स्थानांतरण किया गया। और 1919 के अधिनियम द्वारा ही क्या किया गया कि केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण किया गया। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919। यानी निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी? प्रांतीय स्वायत्तता कहने का मतलब है कि प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। यानी भारतीय विधान पालिका कहने का मतलब है कि राज्यों में, प्रांतों में प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। कब? 1919 के अधिनियम द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? यानी केंद्र में कौन सा एक्ट था जो केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय व्यवस्था लाया था? तो बताइए कौन सा एक्ट बाबू? 1935 के अधिनियम। 1935 के अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय पारित किया गया था। नहीं, आइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, सुनिएगा। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। यानी जो 1935 के अधिनियम था ना बाबू, जो 1935 के गवर्नमेंट भारत सरकार अधिनियम था, इसी के द्वारा क्या किया गया कि प्रथम बार विधानमंडलों में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। यानी महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा? 1935 के भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया। ठीक है, सुनिएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब पारित हुआ था? 1919 में। इसमें क्या किया गया बाबू? तो कि भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया। देखिए,
भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं इसी को, यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। यह 1919 में पारित हुआ। तो इसके द्वारा क्या किया गया कि महिलाओं को सर्वप्रथम मतदान की स्वतंत्रता मिली, यानी मताधिकार प्रदान किया गया कि महिलाओं को भी मत का अधिकार है, मताधिकार का स्वतंत्रता मिली, यानी छूट मिला, मताधिकार कर सकती है महिलाएं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के द्वारा। लेकिन महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था, यानी विधानमंडल के चुनाव में महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था किस अधिनियम में बाबू? तो 1935 के अधिनियम में जाकर उनको निर्वाचन के लिए आरक्षित सीटों की व्यवस्था की गई कि नहीं, महिलाओं को भी सीटें आरक्षित होनी चाहिए। चलिए, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में, भारतीय सिविल सेवा जो कि आज IAS जिसको आप लोग कहती है ना, भारतीय प्रशासनिक सेवा, तो कह रहा है कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सुनिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। हुआ था क्या बाबू कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया, एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। यानी हुआ का कि जब 1919 से होने लगा प्रतियोगिता परीक्षा, तो हुआ का कि 1941 तक आते आते यूरोपियों से भारतीय ज़्यादा सिविल सेवा परीक्षा पास करने लगे। कोई दिक्कत? तो यह दोनों कथन सही है, यह कथन था दोनों कथन सही है। याद रखिएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। यानी भारत में होने के लिए 1919 में अधिनियम पारित किया गया कि अब जो अगला सिविल सेवा की परीक्षा होगा वह भारत में होगा। और सर्वप्रथम इलाहाबाद में 1921 में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन हुआ था। कोई दिक्कत? आइए, केंद्रीय विधान, अच्छा बताइए, 1922 से ICS की परीक्षा भारत में भी होनी प्रारंभ हो गई थी। ठीक, 1922 से वहीं सर्वप्रथम इलाहाबाद में हुआ था। केंद्रीय विधानसभा के निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए थे। कब बाबू? तो 1926 और 1945 में। सुनिएगा, केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से कौन से निर्वाचन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? तो 1926 और 1945 का केंद्रीय विधानसभा का चुनाव भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। यानी जो विधानमंडल का चुनाव हुआ था ना, केंद्रीय विधानसभा का जो चुनाव हुआ था 1926 और 1945 का, वह किसके अंतर्गत हुआ था बाबू? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। सुनिएगा, चलिए दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1945 में। कब बाबू? 1945 में। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। यानी राष्ट्रपति अध्यादेश कौन सा अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123, ठीक है। वहीं राज्यपाल अध्यादेश 213, ठीक है, बहुत सुंदर। राष्ट्रपति अध्यादेश निर्गत करने की, यानी जारी करने की शक्ति प्रेरित की गई थी कौन से बाबू? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, ठीक है। सॉरी 45 बोला गया ना, 1935, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम द्वारा। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। यानी भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच
किया गया शक्तियों का विभाजन, केंद्र एवं राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं थी, तो सुनना, जो विशेषता था वो चीज़ सुनना। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया। अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किस में किया गया बाबू? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अच्छा सर, यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, यानी जो प्रांतीय स्वायत्तता था ना बाबू, उसका सूत्रपात था कौन सा? भारत सरकार अधिनियम। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू कर दिया। यानी क्या हुआ था कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा प्रांत में जो द्वैत शासन लागू था ना, प्रांत में द्वैत शासन 1919 के अधिनियम से लगा था, तो उसको 1935 के अधिनियम से समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था कर दिया गया। यानी प्रांत से हटाकर केंद्र में उसको क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। ठीक है। अच्छा, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था तो 1935 के अधिनियम में, यानी संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था 1935 के अधिनियम द्वारा लागू हुआ था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान 1935 के अधिनियम से। कब? 1935 के। संघीय शासन व्यवस्था 1935 के अधिनियम से। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई हैं? तो गवर्नर जनरल को। यानी 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई है बाबू? तो गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल को। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? कौन सा बाबू? तो जो अस्थायी अवयव है उसको सुनिएगा ध्यान से कि कौन कौन है। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। यानी भारत सरकार जो अधिनियम है ना 1935, इसमें हमारे भारत देश के लिए संविधान का उल्लेख नहीं था कि संविधान बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, निर्माण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसका उल्लेख नहीं था। यही पॉइंट याद रखिएगा। बाकी देश के लिए लिखित संविधान होगा, यह नहीं था। विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि होंगे, ये था। एक संघ की योजना था, एक संघ की योजना पर विचार, ये भी था। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित किया जाना, यानी विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित किया जाना, यह भी प्रावधान था। लेकिन देश के लिए लिखित संविधान होगा, यह प्रावधान 1935 के अधिनियम में नहीं था। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है बताइए? तो यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। यानी भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत कौन है बाबू? 1935 के भारत सरकार अधिनियम। क्योंकि भारत के लगभग कितना परसेंट? लगभग 75%, 70% के अप्रोक्स इसी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही लिया गया है हमारे संविधान में। समझ में आ गया? इसलिए इसको लघु संविधान कहा जाता है। किसको? भारत सरकार अधिनियम 1935 को लघु संसद भी कहा जाता है, लघु संविधान। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बर्मा यानी जो म्यांमार आज के डेट में जानते हो, उसका पहले नाम था बर्मा। अब बर्मा की राजधानी रंगून हुआ करता था, ठीक है। लेकिन आज म्यांमार है, इसका राजधानी नैपीता है। कोई दिक्कत है? तो बताइए, म्यांमार की मुद्रा का क्या नाम है? क्यात। एग्जैक्ट आंसर। म्यांमार की मुद्रा का नाम क्यात। कोई दिक्कत? अब म्यांमार भारत के साथ 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है। तो 1935 के अधिनियम द्वारा भारत से म्यांमार का हो गया? अलग हो गया 1936 में। कब? 1936 में। कोई दिक्कत है? तो चलिए दोस्त, हम लोग आगे बढ़ते हैं भूगोल की ओर। चलिए दोस्तों, मानव ने चंद्रमा पर कब कदम रखा था बाबू? 1969 में। 1969 में मानव ने चंद्रमा पर 1969 में कदम रखा था।
देखिए, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम 20 जुलाई 1969 को रखा था। 20 जुलाई 1969 को रखा था। अमेरिका के अपोलो 11 मिशन द्वारा भेजे गए 3 अंतरिक्ष यात्रियों में नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कोलिंस और एडविन बज एल्ड्रिन थे। समझ में आ गया क्या? यह 3 व्यक्ति के नाम आप जरूर याद रखिएगा। सब लड़का नील आर्मस्ट्रांग याद करते हैं, लेकिन पूछ देता है कि नील आर्मस्ट्रांग के साथ और कौन कौन 2 व्यक्ति थे। ऑप्शन में 2-2 का जोड़ा दे देगा, मामला फंस जाएगा। इसलिए फंसे नहीं, इससे बढ़िया क्या करें कि हम याद कर लेते हैं माइकल कोलिंस और एल्ड्रिन जूनियर, एडविन बज एल्ड्रिन। यानी इतना रखेगा कि माइकल और एल्ड्रिन, ठीक है। नील आर्मस्ट्रांग के साथ कौन कौन? माइकल और एल्ड्रिन, 2 व्यक्ति और भी गए थे। लेकिन सतह पर सबसे पहला कदम किसका था? नील आर्मस्ट्रांग का। इसीलिए पूछता है कि चंद्रमा के सतह पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग। बात समझ में आ गया ना? जैसे तीनों आदमी सवार थे अपोलो 11 में, लेकिन सबसे पहला कदम उतरे थे कौन पहले? नील आर्मस्ट्रांग। आज भी इसका वीडियो यूट्यूब पर पड़ा है, आप सर्च मार कर देख सकते हैं। अच्छा, उनका कौन से मतलब कि अंतरिक्ष यान से गए थे बाबू? तो अपोलो 11। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ है? तो चंद्रमा पर। अब सी ऑफ ट्रंक्विलिटी है क्या बाबू? तो देखिए, चंद्रमा पर काले धब्बे वाले क्षेत्र यानी लूनर मेयर को सी ऑफ ट्रंक्विलिटी या शांति का सागर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चंद्रमा के इसी भाग में प्रथम समानव चंद्रयान अपोलो 11 उतरा हुआ था, जिसे नील आर्मस्ट्रांग तथा एडविन एल्ड्रिन ने चंद्र तल पर पदार्पण किया था। देखिए, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी चंद्रमा पर है। इसी को शांति का सागर के नाम से जानते हैं, क्योंकि जानते हैं यह क्या है? एक काला क्षेत्र है, अंधकार धूलकण से भरा रहता है, ठीक है। उसी को सी ऑफ ट्रंक्विलिटी यानी शांति का सागर कहते हैं। और खास बात क्या है कि इसी पर अपोलो 11 यानी चंद्रमा पर प्रथम मानव को किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा भेजा गया था ना, ठीक। पहली बार चंद्रमा के सतह पर तो चंद्रयान जो था अपोलो 11 उतरा था कहाँ बाबू? सी ऑफ ट्रंक्विलिटी क्षेत्र में, यानी जो वो अंधकारमय क्षेत्र था उसी पर उतरा था, उसी क्षेत्र में, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग तथा एडविन एल्ड्रिन और माइकल थे। कोई दिक्कत है? आइए सुनिएगा कथन। चंद्रमा का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। यानी चंद्रमा का केवल एक फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। अभिमुख, पृथ्वी की ओर अभिमुख के मतलब समझ रहे हो? पृथ्वी से चंद्रमा के एक फलक ही दिखाई देता है। कोई दिक्कत है? यानी पृथ्वी की सतह से अगर देखेगा तो चंद्रमा के 57% भाग ही दिखाई देता है। इसीलिए देखिएगा हल्का सा नैरो ऐसे मुड़ा हुआ, ठीक है, चंद्रकार, ठीक है। तो उसका 57% भाग ही पृथ्वी की सतह से देख लेते हैं, क्योंकि उसी वेग से घूमता है चंद्रमा भी जिस वेग से पृथ्वी घूमती है। कोई दिक्कत है? अब बताइए, ये हाथ इतना पर घूमिए रहा है, तो जितना अभी दिखाई देगा ये चारों तरफ उतना ही दिखाई देगा। देखो तो, कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है ना? चलिए देखिए, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिन में बाबू? 27 दिन में पूरा करता है। कथन सुनिएगा, पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक ही फलक दिखाई देता है। सही बात है। कारण सुनिएगा, अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर है। अभी बताया ना मैं कि जितना समय में पृथ्वी अपने धुरी पर चक्रण करता है, घूमता है, उतने ही समय में चंद्रमा भी घूमता है। इसलिए क्या होता है बाबू, दोनों का जैसे चंद्रमा के उतना एक ही फलक हमें दिखाई देता है। तो कथन और कारण दोनों सही है, और कथन का आर जो है सही स्पष्टीकरण है। समझ में आ गया? आइए, चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर बम विस्फोट हुआ जीरा, आप पृथ्वी पर कितने देर बाद सुनाई देगा?
क्या है? वायुमंडल नहीं है, कोई दिक्कत है? चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी, ओ सेट भूला गया, ठीक है, जब पृथ्वी, चलिए दोस्त, कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? तो चंद्र ग्रहण कौन सी परिस्थिति में होता है बाबू? तो पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय। यानी चंद्र ग्रहण कब होता है? इसमें पूर्ण चंद्र दिया है, ठीक है। यानी चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य और कहाँ पर चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तब का होता है? चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन लगता है। उसी बात को कहना चाह रहा था। 22 दिसंबर 1999 को पूर्णिमा के चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमकदार होने के लिए मुख्य उत्तरदायी कारक क्या है? तो उपभू। यानी 22 दिसंबर 1999 को पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमकदार होने के लिए मुख्य उत्तरदायी कारक क्या था बाबू? उपभू, याद रखिएगा। अब उपभू क्या है सुनिएगा, ठीक है। बोलचाल की भाषा में इसे सुपर मून भी कहते हैं। उपभू को क्या कहते हैं? बोलचाल की भाषा में सुपर मून भी कहते हैं। सुपर मून देता तो आराम से मार देता आदमी। जब अर्ध चंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री। जब अर्ध चंद्र होता है ना तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच, सूर्य जो है पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच कितने कोण पर होता है? 90 डिग्री के कोण पर होता है। बेमेल को चुनिए, यानी जो अलग है उसको चुनिएगा। तो चंद्रमा, मंगल, बुध, पृथ्वी। तो देखिए चंद्रमा, कहें कि चंद्रमा क्या है? उपग्रह है, बाकी सब क्या है? ग्रह है। इनमें से कौन सा ग्रह नहीं है? तो चंद्रमा क्या है? उपग्रह है, ठीक। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। यूरेनस अर्थात अरुण एक ग्रह है जो सूर्य से दूरी के हिसाब से 7वां है। अरुण, लास्ट में कौन है? 8वां, वरुण, ठीक है। देखिए हेली का पूछल तारा है ना, जो पिछली बार कब दिखाई दिया था? 1985 में। हेली का पूछल तारा कब दिखाई दिया था? 1985 में। आगामी कब दिखाई देगा बाबू? 76 वर्ष बाद दिखाई देता है ना हेली के पूछल तारा। तो अगला 2000 कब दिखाई देगा? 62 में, 2062 में, ठीक है, 2062 में दिखाई देने वाला है। ब्लू मून परिघटना 61 होगा ना, लेकिन 62 में देता है, ठीक है। ब्लू मून की परिघटना कब होती है बाबू? ब्लू मून की परिघटना, तो देखिए जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो जाएगा ना, एक ही माह में 2 पूर्णिमा, तब उसको हम किस नाम से जानेंगे? दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहेंगे। ब्लू मून यानी एक महीना में 2 गो पूर्णिमा। तो दूसरा जो पूर्णिमा हुई ना ओकरे क्या कहल? ब्लू पूर्णिमा, सॉरी ब्लू मून कहते हैं। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या हो जाता है? घट जाता है, क्योंकि जी के मान 1/6 हो जाता है, यानी भार भी 1/6 हो जाता है, ठीक है। चंद्रमा की पृथ्वी तल से दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर। जो कि इसको अगर 3,84,000 को क्या लिख सकते हैं? 3,64,000 दे रहा है, लेकिन जेन्युइन बात है कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर है, ठीक है। एक देश अपने सेलेनी परीक्षणकर्ता को चंद्रमा की कक्षा में भेजकर एशिया का प्रथम देश हुआ है। यह यश प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो जापान। यानी एक देश अपने सेलेनी यानी सेलेनोलॉजिकल तथा अभियांत्रिक अन्वेषक, यानी जो निरीक्षण करने वाले होते हैं, परीक्षणकर्ता को चंद्रमा की कक्षा में भेजकर एशिया का प्रथम देश हुआ है। यह यश प्राप्त करने वाला देश कौन सा है बाबू? जापान। सुनिएगा, सेलेनी का जापानी उपनाम कागुया है। चंद्रमा की कक्षा में भेजा गया यह जापान का अंतरिक्ष यान है। इसे 14 सितंबर 2007 को प्रक्षेपित किया गया था। कोई दिक्कत है? आइए, मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं बाबू? क्षुद्र ग्रह। उसे क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह की पेटियां किन 2 ग्रहों के बीच में बाबू? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड है। ये जिन ग्रहों के मध्य होते हैं वह कौन है? मंगल और बृहस्पति।
हाँ भाई, ये हेल-बॉप किसका नाम है? हेल-बॉप किसका नाम है बाबू? तो पूछल तारा का। हेल-बॉप किसका नाम है? पूछल तारा का नाम है। ठीक है। धूमकेतु की पूछ सूर्य से परे यानी सूर्य के विपरीत होती है, क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज्य दाब डालता है, भैज्य दाब डालता है, जिससे उसकी पूछ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। यानी जो धूमकेतु की पूछ होती है ना, धूमकेतु की जो पूछल तरह है, उसका जो पूछ होता है वह सूर्य का हमेशा किधर होता है? विपरीत होता है। काहे सर विपरीत होता है? क्योंकि जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण है वह धूमकेतु पर भैज्य दाब डालता है, धूमकेतु पर भैज्य दाब डालता है, जिससे उसकी पूंछ जो है सूर्य से विपरीत घूम जाती है। शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? बृहस्पति से। शूमेकर लेवी 9 किस ग्रह से टकराया था बाबू? तो बृहस्पति से। किस ग्रह से? बृहस्पति से। 22 जुलाई 1994 के मध्य बृहस्पति से टकराया था। उल्का क्या है बाबू? तो बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश है। द्रव्य का यानी बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश है कौन सा? उल्का। ठीक है। उल्का आकाश में प्रकाश की चमकती हुई चमकीली लकीर सदृश होते हैं, जिन्हें टूटने वाला तारा भी कहा जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण से ये चमकने लगते हैं और पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही इनका सामान्यतः जलकर राख हो जाता है। तो यही उल्का पिंड है, यही उल्का पिंड है जो बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश है और पृथ्वी पर माने वायुमंडल में पहुंचते ही जलकर राख हो जाता है। और उल्का पिंड द्वारा निर्मित झील कौन सा है? लोनार झील। कहाँ? महाराष्ट्र में। कोई दिक्कत है? तो चलिए दोस्त, यहीं पर हम क्विज को समाप्त करते हैं और समाप्ति से पहले आज के करेंट पढ़ा देते हैं। समाप्ति से पहले आज का करेंट हो जाए। ठीक, चलिए दोस्तों, करेंट आज के सुनिएगा। हाल ही में भारतीय नौसेना के साथ जल विज्ञान समझौता को मालदीव ने रद्द कर दिया। मालदीव ने रद्द कर दिया, ठुकरा दिया। क्या चीज़? तो जल विज्ञान समझौता को मालदीव ने रद्द कर दिया। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम शाहली थे, इब्राहिम शाहली थे। लेकिन हुआ क्या कि इब्राहिम शाहली के साथ नरेंद्र मोदी ने दोस्ती किया और कहा कि जल विज्ञान समझौता हुआ किन देशों के बीच? मालदीव और भारत के बीच। बात ऐसा होता है। अच्छा सर, अब राष्ट्रपति वहाँ के चेंज हो गए। कहाँ के? मालदीव के। अब बन गए हैं मोहम्मद मुइजू। मोहम्मद मुइजू। तो मोहम्मद मुइजू कह रहे हैं ना कि अब तो आपका समझौता उनके साथ था, अब हम इसको रद्द कर रहे हैं, अब हम इसको रद्द कर रहे हैं। यानी जल विज्ञान समझौता को मालदीव ने रद्द कर दिया गया है। अब मालदीव के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन बने हैं? मोहम्मद मुइजू। अच्छा, इसका सर उद्देश्य क्या है? माने जो जल विज्ञान समझौता था, इसका लक्ष्य क्या था, उद्देश्य क्या था? तो भारतीय नौसेना ने मालदीव के क्षेत्र में सर्वेक्षण करना। यानी भारतीय के जो नौसेना है, भारतीय नौसेना, वह मालदीव के क्षेत्र में जाकर वहाँ सर्वेक्षण करता कि कहाँ कौन सा खनिज पदार्थ है। लेकिन अब वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वह मना कर दिए हैं। कालादान प्रोजेक्ट भारत एवं मालदीव के बीच है। कालादान प्रोजेक्ट किसके बीच बाबू? भारत और मालदीव के बीच है। अब मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले। मिचोंग चक्रवात का नामकरण म्यांमार ने किया था। मिचोंग चक्रवात अभी हाल ही में आया था ना, कहाँ? आंध्र प्रदेश उड़ीसा के तट पर। तो इसका नामकरण कौन किया था बाबू? म्यांमार ने किया था। हाल ही में देश में पहली बार कोविड-19 के नए सब वेरिएंट JN1 की पुष्टि केरल में हुई है। अब कोविड-19 के फिर वेरिएंट आ गया है भारत में, फिर से लॉकडाउन लगेगा। बहुत सुंदर। अब फिर से खुद ही कहते जे जहाँ पर वहीं पर खुद ही कहते। तो हाल ही में देश में पहली बार कोविड-19 के नए सब वेरिएंट JN1 की पुष्टि केरल में हुई है। कहाँ पर हुई है? केरल में हुई है। अब पिछलो बार केरल में हुआ था, मौत कर्नाटक में हुआ था। अब सुनिए, हिल गया है। इसे विश्व में
फर्स्ट पहली बार लग्जेमबर्ग में देखा गया, इसे पहली बार लग्जेमबर्ग में देखा गया, फिर धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गया। ठीक है, हाल ही में रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का न्योहोम पुरस्कार प्रोफेसर सविता लाडेज को लंदन में मिलेगा। किसको? प्रोफेसर सविता लाडेज को कहाँ मिलेगा? लंदन में मिलेगा। कौन सा पुरस्कार बाबू? द रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का न्योहोम पुरस्कार। ठीक है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? टेलर स्विफ्ट को मिला है। टेलर स्विफ्ट को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। हाल ही में मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब रिजुल मैनी ने जीती है। यह यूएसए के न्यू जर्सी में इसका आयोजन हुआ था। इसका आयोजन कहाँ हुआ था बाबू? यूएसए के न्यू जर्सी में हुआ था। अब मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता? तो रिजुल मैनी ने। रिजुल मैनी ने। हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी को भारत से बाहर यूएसए में स्थापित किया गया। यूएसए में यानी स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी किसका है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। ठीक है, इनकी प्रतिमा को भारत से बाहर कहाँ बाबू? यूएसए में स्थापित किया गया। हाल ही में 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी में आयोजित हुआ। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ बाबू? गुवाहाटी, यानी गुवाहाटी कहाँ है? असम में हुआ। ठीक है, उद्देश्य क्या है? तो उत्तर पूर्वी भारत में फिल्म का बढ़ावा देना, उत्तर पूर्वी भारत में फिल्म को बढ़ावा देना। ठीक है, नामचा बरवा पर्वत कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। नामचा बरवा पर्वत कहाँ है बाबू? अरुणाचल प्रदेश में। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कामेंग लोहित, कामेंग नदी है, लोहित नदी है और सुबनसिरी है। सुबन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ पर? तो तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय डायमंड बोर्स का उद्घाटन सूरत में हुआ है। डायमंड बोर्स का उद्घाटन कहाँ हुआ है? अब सोचिए, यह दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय, पहले था पेंटागन अमेरिका का, लेकिन अब कौन हो गया? भारत में डायमंड बोर्स। और वह कहाँ है? सूरत में। इसमें 65,000 लोग बैठ सकते हैं। 65,000 लोग बैठ सकते हैं। इसमें 15 मंजिला 9 टावर है, यानी 9 गो बिल्डिंग है, 9 टावर है और 15 मंजिला। इसमें 65,000 लोग बैठ सकते हैं। इसमें क्या होगा भाई? तो इसमें हीरे की काश्तकारी का कार्य करेगा। काश्तकारी माने उसको तराशने का कार्य, और इसमें हीरे का व्यापार होगा इस बिल्डिंग में। इसीलिए उसका नाम डायमंड बोर्स रखा गया है। इसका डिजाइन किसने किया है? तो मार्को जेनेसिस कंपनी ने किया है। मार्को जेनेसिस कंपनी ने इसका डिजाइन किया है। चेल्कोजन ग्रुप 16वां वर्ग को कहते हैं। चेल्कोजन ग्रुप जैसे हाइड्रोजन 17वां को, अक्रिय गैस का ग्रुप कौन है? 18वां। खुद ही कहते हैं। अच्छा सर, निकोजन ग्रुप किसको? 15वां वर्ग को निकोजन ग्रुप कहते हैं। चेल्कोजन ग्रुप कौन सा है? 16वां। आवर्त सारणी के जो 16वां ग्रुप है ना, उसको चेल्कोजन ग्रुप कहते हैं। खुद ही कहते हैं। अच्छा, नोजम मृदा किसका नाम है? काली मृदा के। काली मृदा का अन्य नाम क्या है? चारनोजम, या इसी को रेगुर मृदा भी कहा जाता। तो रेगुर सब जानता है, लेकिन चारनोजम कोई कोई जानता है, कोई कोई। ठीक है, निकोजन ग्रुप 15वां वर्ग को कहा जाता है, यानी आवर्त सारणी के 15वें ग्रुप को क्या कहते हैं बाबू? निकोजन ग्रुप कहते हैं। हाल ही में काशी तमिल संगम के दूसरे चरण का उद्घाटन वाराणसी में हुआ है। कहाँ पर? वाराणसी में। काशी तमिल संगम का दूसरे चरण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? वाराणसी में। इसमें 6 टाइप के लोग होंगे। यह तमिलनाडु से लोग वाराणसी में आएंगे। हाल ही में गृह मंत्रालय ने कुवैत देश के अमीर शेख नवाफ अल अहमद के निधन पर, भाई साहब एक व्यक्ति के नाम है। ठीक है, व्यक्ति का नाम क्या है? कुवैत देश के व्यक्ति हैं अमीर शेख नवाफ अल अहमद के निधन पर एक दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की गई है। एक ही आदमी के नाम पर शोक की घोषणा की गई है। ठीक है, हाल ही में विजय दिवस कब मनाया गया है? 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया है। कब बाबू? 16 दिसंबर को, क्योंकि 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत को सामने आत्मसमर्पण किया था। इसीलिए 16 दिसंबर को प्रतिवर्ष विजय दिवस मनाया जाता है। हाल ही में भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बराकुड्डा
केरल में आयोजन किया गया। हाल ही में भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुड्डा का आयोजन कहाँ किया गया बाबू? केरल में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, मिलते हैं हम नेक्स्ट डे, ठीक। तब तक के लिए कल के लिए क्वेश्चन मेरा रहेगा कि बताइए ना, बताइए कि नेशनल वाटरवे फर्स्ट यानी राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट कहाँ से कहाँ तक चलती है, यानी किसको किसको कनेक्ट करती है और इसका लंबाई कितना है किलोमीटर में, आप ज़रूर बताइएगा। आपका कमेंट बॉक्स में आंसर का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरा वीडियो इसी तरह से देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, भारत माता की जय।